वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एफबीआई की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट की गई नई पॉलिसी के बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो पॉलिसीज़ क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इन पॉलिसीज़ का रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफबीआई की तरफ से इन नई रेगुलेशंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपनी डिस्कशन को जितना मुमकिन हो सके सिंपल रखें ताकि व्यूअर्स को समझने में आसानी हो। हम सब पिछले चंद सालों से सुनते आ गए हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। एफएटीएफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को जो थ्रेट्स या प्रॉब्लम्स होते हैं ये इनको कंट्रोल करती है। किसी कंट्री का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट होने का मतलब ये है कि इस कंट्री की इंक्रीज मॉनिटरिंग की जाती है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एफएटीएफ की तरफ से कंडीशंस दी जाती हैं जिन्हें मीट करके वो मुल्क ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। अगर ये कंडीशंस पूरी ना की जाएं तो इस मुल्क को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और इनके ऊपर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है और ईरान है, इन पे पाबंदियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान को जो कंडीशंस दी गई उस हवाले से जो इक़दामात किए गए, एफबीआई की ये पॉलिसीज़ इन इक़दामात का एक पार्ट है। यानी एफबीआई की ये पॉलिसीज़ मेनली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकालने के लिए एक स्टेप है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जाएगा। एफबीआई की नई पॉलिसीज़, नई गाइडलाइंस इसी हवाले से हैं। एफबीआई की गाइडलाइंस में सबसे जो पहली कंडीशन है उसमें तमाम रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, चाहे वो बिल्डर्स हैं, डीलर्स हैं या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या डेवलपर हैं, इन्हें एफबीआई के साथ एज डीएनएफबीपी रजिस्टर होना पड़ेगा। डीएनएफबीपी का मतलब डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं। डीएनएफबीपीज़ में रियल एस्टेट एजेंट्स आ जाते हैं, ज्वेलर्स आ जाते हैं, वो लोग जो प्रीशियस मेटल में डील करते हैं, फिर लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ये लोग एज अ डीएनएफबीपी रजिस्टर होते हैं एफबीआई के साथ। चूँकि हमारा ताल्लुक रियल एस्टेट से है और ये टॉपिक भी रियल एस्टेट के हवाले से है तो हम अपनी डिस्कशन सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में ही करेंगे। एफबीआई अभी तक 22,000 रियल एस्टेट एजेंट्स को रजिस्टर कर चुकी है। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स से मुराद हमारी रियल एस्टेट एजेंट्स, डीलर्स, डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं। इसी हवाले से एफबीआई ने डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है जिसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के हवाले से गाइडलाइंस दी हैं। ये गाइडलाइंस क्या हैं? सबसे पहले तो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो नंबर 1, रियल एस्टेट एजेंट्स किसी भी डील से पहले बायर और सेलर का डाटा प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट में चेक करेंगे। ये प्रोस्क्राइब्ड पर्सनस की लिस्ट क्या है? ये यूनाइटेड नेशन ने एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें 4500 प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट के नाम है। अब जो भी डील कोई करेगा वो चेक करेगा कि बायर या सेलर या वो बेनिफिशियरी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, कहीं उसका ताल्लुक इस लिस्ट में से किसी पर्सन से तो नहीं है या वो शख्स इस लिस्ट में मौजूद तो नहीं है। तो इस मकसद के लिए एफबीआई ने एक ऐप बनाई है। तो हर डील से पहले जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, अगेन या वो डेवलपर हैं, बिल्डर हैं या कोई ब्रोकर है, वो चेक करेंगे कि ये लिस्ट में ये पर्सन मौजूद तो नहीं है। अगर तो डाटा मैच होता है, वो पर्सन जो बायर है वो प्रोस्क्राइब्ड पर्सन्स की लिस्ट में मौजूद है, तो उसके साथ डील नहीं की जाएगी और इसी ऐप में उसे रेड फ्लैग कर दिया जाएगा जिससे एसटीआर, जिसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कहते हैं, वो जनरेट हो जाएगी। अगर डाटा मैच नहीं होता तो फिर डील आगे बढ़ाई जाएगी और उसका फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है उसमें बायर और सेलर की डील में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी वो सिर्फ बैंक्स के थ्रू की जाएगी। यानी बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो बैंक का इंस्ट्रूमेंट होता है,
सिर्फ वही उसी के थ्रू डील की जाएगी, कैश में डील नहीं की जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है उसमें एफबीआई ने एक फॉर्म बनाया है जिसका नाम है सीडीडी फॉर्म, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर्म। हर डील का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर्म फिल किया जाएगा, जिसमें कस्टमर अपना तमाम डाटा फिल करेगा, और अगर किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है तो उसका डाटा भी डाला जाएगा, यानी जो एक्चुअल बेनिफिशरी है उस प्रॉपर्टी का उसका डाटा भी इसी फॉर्म में डाला जाएगा। और अगर कस्टमर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी कोई सियासी शख्सियत है या सियासी शख्सियत का रिलेटिव है, तो वो भी इस फॉर्म में मेंशन किया जाएगा। ये फॉर्म कस्टमर से फिल करवाया जाएगा और इसकी वेरिफिकेशन जो भी रियल स्टेट एजेंट है वो करेगा। फोर्थ पॉइंट है रियल स्टेट एजेंट्स बायर और सेलर के सीएनआईसी, सेल एग्रीमेंट और बैंक ड्राफ्ट जिसके थ्रू प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए पेमेंट हो गई है, इसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा, और ये रिकॉर्ड कम से कम 5 सालों के लिए रखना लाजमी है। ये चंद गाइडलाइंस हैं जो एफबीआई ने रियल स्टेट सेक्टर में ट्रांजैक्शंस के हवाले से इशू की हैं। इन गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के ऊपर एफबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सीरियस पेनल्टी है। एफबीआई की इन रिक्वायरमेंट्स के रियल स्टेट सेक्टर पर अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस सेक्टर में अभी तक जो तरक्की हुई है इसे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। रियल स्टेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट्स निकलेंगी, लोग बेरोज़गार होंगे, लेकिन हमारी राय इससे मुख्तलिफ है। ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट तो निकाली जाएगी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये वही इन्वेस्टमेंट होगी जो ब्लैक मनी के थ्रू होती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा चंद लोगों को होता है, जबकि इसका नुकसान पूरी कौम को होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो नेशनल इकोनॉमी को होता है। इसके अलावा जो इल्लीगल मींस के ज़रिए जो पैसा कमाया जाता है वो कानूनी हो जाता है, वाइट यानी ब्लैक मनी जो है वो वाइट हो जाती है, और फिर इन लोगों को पकड़ना, इनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है जो इल्लीगल मींस से पैसा बनाते हैं। एफबीआई की इन गाइडलाइंस के हम फ़वाइद देखें तो वो बहुत से हैं, जिनमें से चंद आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इन गाइडलाइंस का ये है कि मुल्क और कौमी मईशत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए रियल स्टेट सेक्टर शुरू से ही आइडियल रहा है। ऐसे इक़दाम से लाजमन ऐसी प्रैक्टिसेस डिस्करेज होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा तो ऑब्वियसली फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और नेशनल इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। दूसरे फ़ायदे की बात करें तो वो है कि करप्शन जो है वो कंट्रोल होगी। जब नाजायज़ ज़राए से कमाए गए पैसे को छुपाने की ऑप्शंस कम होंगी तो चांसेस हैं कि करप्शन में भी कमी आएगी। तीसरे फ़ायदे की बात करें तो तीसरा फ़ायदा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है टैक्स इन इवेजन जो है वो कंट्रोल होगी। जब एफबीआई रियल स्टेट एजेंट्स को अपने साथ रजिस्टर करेगा तो सबसे पहले तो एक्चुअल अमाउंट जिस पे प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ की जा रही है वो एफबीआई के रिकॉर्ड में आएगी। अभी क्या होता है, टैक्स को बचाने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू को डॉक्यूमेंट्स में कम शो किया जाता है ताकि उसके ऊपर टैक्स जो है वो कम पे करना पड़े, सेलर को भी और बायर को भी। तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये जो टैक्स चोरी है ये ख़त्म होगी। सेकेंडली जो रियल स्टेट एजेंट्स कमीशन लेते हैं ऑब्वियसली वो भी टैक्स की ब्रैकेट में आएंगे। फाइनली रियल स्टेट सेक्टर में जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं रियल स्टेट एजेंट्स की तरफ से, वो भी इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से वो कंट्रोल होंगी। ये प्रैक्टिसेस क्या हैं हम इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जो एफबीआई की तरफ से गाइडलाइंस इशू की हैं उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। ये काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट है, हमने आपके सामने सिर्फ एक समरी बयान की है। एफबीआई कोशिश कर रही है कि वो इस डॉक्यूमेंट को मज़ीद सिंप्लीफाई करे ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो।
जैसे ही कोई सिंप्लीफाइड इसकी फॉर्म आती है, कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है तो हम यकीनन आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।